आज के समय में इमोरल प्रैक्टिस का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल और मोस्ट सेमफुल स्कैम्स में से एक। देखो, बच्चे का जन्म ना दो प्रकार से होता है। एक तो नेचुरली जब बच्चा मदर की वजाइना से बाहर आ जाता है। दूसरा, जब देखो किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन का डर होता है ना, तो ऐसे केस में होती है सी सेक्शन डिलीवरी। सी सेक्शन डिलीवरी में डॉक्टर्स पहले मदर के एब्डोमेन को यानी पेट को ऑपरेट करते हैं, उसके बाद यूटेरस को, और वहां से फिर बच्चा निकाला जाता है। इसे कहते हैं सी सेक्शन डिलीवरी। अब देखो, वैसे ये प्रैक्टिस बहुत पुरानी है। यूं कहा जाता है बिंदुसर जो मौर्यन किंग थे, इवन उनका जन्म भी सी सेक्शन डिलीवरी से हुआ। चाणक्य ने जन्म करवाया क्योंकि उनकी मदर ने जहर कंज्यूम कर लिया था। यानी कि इतना साफ है, सी सेक्शन डिलीवरीज सिर्फ मजबूरी में की जाती है जब बच्चे या फिर मदर की जान को खतरा होता है। मजबूरी में WHO की गाइडलाइंस के अनुसार सिर्फ 10-15% बच्चों का जन्म सी सेक्शन डिलीवरी से होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बच्चों का जन्म सी सेक्शन डिलीवरी से होता है तो ये गलत है, लेकिन आज के समय में ऐसा ही हो रहा है। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में सी सेक्शन डिलीवरीज 300 से लेकर 400% इंक्रीज हो गई हैं। इसमें देखो, सबसे बड़ा एथिकल इशू ये है, कई बार हॉस्पिटल्स के ऊपर आरोप लगता है कि वो जानबूझ के, इवन जब नेचुरल डिलीवरी का स्कोप होता है, फिर भी हॉस्पिटल्स ये रेकमेंड करते हैं, मदर्स को डरा देते हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी करवा लीजिए, अदरवाइज बच्चे की हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। इस प्रकार से डरा दिया जाता है। अब एक मदर क्या बोलेगी? मदर तो बोलेगी हाँ जी, जो आप कहोगे वही बेस्ट है। तो जानबूझ के सी सेक्शन डिलीवरीज रेकमेंड कर दी जाती हैं। इससे हॉस्पिटल्स को फायदा होता है क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है मदर को, और जो ऑपरेशन होता है उसकी कॉस्ट भी ऐड कर दी जाती है। पहले जहां देखो रेयर केसेस में सी सेक्शन डिलीवरी हुआ करती थी, बट आज के समय में ये काफी कॉमन हो रहा है। देखो, वैसे ये डॉक्टर्स की प्रोफेशनल ड्यूटी के अगेंस्ट है। जो भी चुनिंदा डॉक्टर्स ऐसा करते हैं वो अनएथिकल है। उनको पेशेंट्स की बेस्ट हेल्थ को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने फायदे को ध्यान में रख के। ये देखो, एक ऐसा इशू है, सरकार चाह के भी इसमें एक लेवल के बाद रेगुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि ना पेशेंट की बेस्ट सिचुएशन डॉक्टर्स को ही पता होती है, हॉस्पिटल्स को ही पता होती है कि उस समय क्या सिचुएशन थी, क्यों सी सेक्शन डिलीवरी करवाई गई, क्यों नेचुरल डिलीवरी का वेट नहीं किया गया। इसीलिए ये जो स्कैम है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाकी देशों में भी सी सेक्शन डिलीवरीज के बहुत केसेस सामने आ रहे हैं, इवन USA में भी। तो आप भी अपनी राय बताइए इस इशू के ऊपर। हम डिस्कशन स्टार्ट करें। आज की डेट 6 अक्टूबर है। आज काफ़ी सारे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे कावेरी रिवर डिस्प्यूट से संबंधित। तमिलनाडु और कर्नाटका फिर से आपस में लड़ रहे हैं कावेरी रिवर के पानी के बंटवारे को लेके। डिटेल से जानेंगे क्या है इशू, अब क्या हुआ है। दूसरा आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे, इंडिया वर्ल्ड की डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार हैं फूड कंपनीज, पेप्सी कोक जैसी कंपनीज। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, फिर से सुर्खियों में है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, एक तरफ कर्नाटक और दूसरी तरफ तमिलनाडु, दोनों में आपस में टकराव है कावेरी रिवर के पानी के बंटवारे को लेके। इंपॉर्टेंट इशू है, GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, वैसे तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी रिवर के बंटवारे को लेके जो टेंशंस है ना, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। लेकिन समय समय पर ये जो टेंशंस है ना बढ़ जाती हैं, खास करके डिस्ट्रेस पीरियड में, मतलब जब बारिश कम होती है तब। तो डिटेल से हम जानते हैं क्या है ये डिस्प्यूट दोनों राज्यों के बीच में और अभी क्या हुआ है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा टेंशंस हैं दोनों स्टेट्स के बीच में। बेसिक्स की बात करते हैं। देव कावेरी रिवर जो है ना, कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मगिरी हिल्स से इमर्ज होकर आती है। यहां पर देखो, कर्नाटक का कोडागु डिस्ट्रिक्ट यानी कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, यहां से ब्रह्मगिरी हिल्स से इमर्ज होकर आती है कावेरी रिवर। दो राज्यों से होते हुए कर्नाटक से इमर्ज होती है, उसके बाद तमिलनाडु में एंटर करती है, फाइनली बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कावेरी रिवर। टोटल लेंथ है कावेरी रिवर की 800 किलोमीटर। अब देखो, जो बेसिन एरिया है ना कावेरी रिवर का, बेसिन एरिया वो एरिया होता है जो किसी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों के द्वारा मिल के सींचा जाता है। तो कावेरी रिवर का बेसिन एरिया है 81,500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास।
देखो कावेरी रिवर ना, वैसे तो जो पेनिनसुलर रिवर्स है ना वो सीजनल रिवर्स हैं, पूरे साल उनमें पानी नहीं रहता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर में पूरे साल पानी रहता है। अक्सर ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछ लिया जाता है। अब देखो जो ऊपर का रीजन है ना कावेरी रिवर का, वहां पर पानी आता है साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू, और नीचे का जो एरिया है ना तमिलनाडु वाला, इस सेक्शन में पानी आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू। वैसे एक चीज आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ, क्या केरला और पुडुचेरी भी इस डिस्प्यूट में शामिल हैं? अगर हैं तो क्यों? देखो इसका आंसर है यस। वैसे कावेरी रिवर सिर्फ 2 स्टेट से होकर गुजरती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। लेकिन केरल और पुडुचेरी डिस्प्यूट में इसलिए शामिल हैं क्योंकि कावेरी रिवर का बेसिन एरिया इन राज्यों में भी है। बेसिन एरिया वो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो किसी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलके किसी एरिया को सींचती हैं, तो वो होता है बेसिन एरिया। मतलब कावेरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो केरला और पुडुचेरी से होकर गुजरती हैं। तो अब बात करते हैं डिस्प्यूट की, कैसे शुरुआत हुई। देखो पहले जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज कर रहे थे ना, तो आज का जो तमिलनाडु है वो उस समय का मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था, और आज का जो कर्नाटका है वो उस समय का प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर हुआ करता था। तो इन दोनों राज्यों के बीच में उस समय डिस्प्यूट पैदा हो गई थी। 19th सेंचुरी में दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ। उस समय ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स के कहने पे प्रिंसली स्टेट्स काम करते थे, मान जाते थे ब्रिटिशर्स की बात। तो ब्रिटिशर्स ने बोला अरे करो ना एग्रीमेंट यार, तो इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया। उस समय मैसूर ने इस बात पे सहमति जता दी थी कि हम अपर रिपेरियन स्टेट हैं, मतलब रिवर हमारे यहाँ से इमर्ज होके जाती है तमिलनाडु में, तो ना हम हमारे एरिया में रिवर के ऊपर कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जैसे डैम वगैरह बनाएंगे ना, तो हम लोअर रिपेरियन स्टेट की यानी तमिलनाडु की कंसेंट लेंगे। ये बात फाइनल हुई थी 19th सेंचुरी में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था। बट देखो 1892 के इस एग्रीमेंट के बाद भी ना सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई। तो दोनों प्रिंसली स्टेट्स फिर से चले गए ब्रिटिशर्स के पास, अरे सर जी सोल्व करवाओ, हमारी समस्या नहीं सोल्व हो रही है। तो 1924 में ब्रिटिशर्स ने दोनों प्रिंसली स्टेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन करवाया। 1924 की ये बात है। एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कावेरी रिवर का 23% पानी मैसूर को मिलेगा, मद्रास को मिलेगा 75%, और बचा कुचा 2% मिलेगा आज के केरला को, यानी उस समय के प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रावनकोर कोची को। इसके बाद देखो देश आज़ाद हो गया, और आज़ादी के बाद हमारे देश में डेमोक्रेसी आ गई। अब डेमोक्रेसी में आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज वोट हासिल करने के लिए बहुत कुछ करती हैं, इमोशंस का भी इस्तेमाल होता है जनता के। तो 50 साल बाद 1974 में कर्नाटका के द्वारा क्या किया गया, कावेरी रिवर के पानी को ना डाइवर्ट किया गया 4 नए रिजर्वर्स बना के। तो तमिलनाडु ने बोला भैया क्या कर रहे हो आप, हमारी कंसेंट लिए बिना आप कावेरी रिवर के पानी को डाइवर्ट कर रहे हो 4 नए रिजर्वर्स में। कर्नाटक ने बोला कौन सी कंसेंट भैया, पुराना हो गया एग्रीमेंट, 50 साल पूरे हो गए, एक्सपायर हो गया, अब कोई कंसेंट कुंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, देश आज़ाद हो चुका है। लेकिन देखो पानी तो आपको पता है इमोशनल इशू है, बहुत सारे किसान पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं खेती के लिए, पीने के लिए पानी चाहिए, जीवन संभव ही नहीं है पानी के बिना, और रेलवे स्टेशन पर भी लिखा होता है जल ही जीवन है। तो ना 1974 के बाद एक बार फिर से ज़बरदस्त टेंशन्स क्रिएट हो गई। अब टेंशन्स भी ऐसी होती हैं, वायलेंस हो जाता है, जैसे अभी बेंगलुरु में बंद रहा, कर्नाटक बंद रहा, ज़बरदस्त टेंशन्स। तो टेंशन्स क्रिएट हो गई, तमिलनाडु को लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो उस समय ब्रिटिशर्स तो चले गए थे, तमिलनाडु सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचा कि भैया अब तो आप ही हो, आप हमारा समाधान करवाइए। डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ गया, तो इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल को इस्टाब्लिश कर दिया, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने बोला अरे आप दोनों की बात हम पूरा सुनेंगे, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, हम एक काम करते हैं इंटरिम वर्डिक्ट देते हैं, यानी जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता एक समाधान हमको देते हैं, आप उसको इंप्लीमेंट करिए जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता। तो अपने इंटरिम वर्डिक्ट ने इस ट्रिब्यूनल ने 1991 में कर्नाटका को बोला था कि आप 205 टीएमसी फीट पानी दीजिए तमिलनाडु को। टीएमसी फीट मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, समझ गए। तो देखो उसके बाद ये ट्रिब्यूनल लग गया
समाधान को सुलझाने में, मतलब फाइनल वर्डिक्ट देने में। फाइनल वर्डिक्ट आता है 2007 में, यानी 16 सालों के बाद। 2007 में जब ये फाइनल वर्डिक्ट आया, इसमें बोला गया कि तमिलनाडु को 404 टीएमसी फिट मिलेगा टोटल, कर्नाटक को मिलेगा 284 टीएमसी और केरला को 30, पुडुचेरी को 7 टीएमसी फिट। यानी कि 2007 के फाइनल वर्डिक्ट के अनुसार कर्नाटका को तमिलनाडु को पानी रिलीज करना था कितना, 192 टीएमसी फिट, क्योंकि थोड़ा बहुत तो जा ही रहे ना, अपने आप ही जा रहे हैं, इतना रिलीज करना था कर्नाटका को बचा हुआ। फिर देखो 2007 में ना एक ऐसी बात बोली थी जिसकी वजह से डिस्प्यूट पूरी तरह से सोल्व नहीं हुआ। मतलब सोच के देखो, इतने साल लगा दिए, ऑलमोस्ट 16-17 साल लगा दिए फाइनल वर्डिक्ट देने में, बावजूद इसके कुछ चीज़ें एम्बिगुअस रह गई। एम्बिगुअस ये रह गई कि डिस्ट्रेस ईयर्स में, मतलब जब बारिश नहीं हुई तब तो कर्नाटका इतना पानी नहीं दे सकेगा, तब क्या होगा। तो ट्रिब्यूनल ने बोला कि जब बारिश नहीं हुई ना, तो इक्वल प्रोपोर्शन में जितना जिसको पानी मिल रहा है ना, उसी प्रोपोर्शन में पानी सबका कम हो जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे तमिलनाडु को 55% पानी मिल रहा है, तो बारिश ना होने की सूरत में 55% पानी कम मिलेगा तमिलनाडु को, उसी प्रकार से कर्नाटक। समझ गए। लेकिन इस बात पे डिस्प्यूट आ गया कि कौन डिसाइड करेगा कि डिस्ट्रेस ईयर है, कौन डिसाइड करेगा कम पानी है इस बार इसलिए कम रिलीज करना है। तो इस बात को लेकर डिस्प्यूट पैदा हो गया। तो दोनों स्टेट्स फिर से चले गए सुप्रीम कोर्ट में और जाके बोला, तमिलनाडु ने ये बोला कि देखो इस फैसले को आप इंप्लीमेंट करवाइए सर जी अच्छे से, हमें यकीन नहीं है कर्नाटका के ऊपर। और कर्नाटका ने ये जाके बोला कि देखो हमें तो सही पानी मिला ही नहीं है इस वर्डिक्ट के अनुसार, हमारा पानी का शेयर आप इंक्रीज कीजिए। तो फाइनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा कर्नाटका को खुश कर दिया कि ठीक है यार, आप बोल रहे हो पानी हमें उचित नहीं मिला, आपको 192 टीएमसी फिट पानी देने के बजाय तमिलनाडु को देना है 177 टीएमसी फिट। कर्नाटका ने बोला था कि बेंगलुरु शहर के पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपको जो कम पानी देना है ना तमिलनाडु को, उसे यूज कीजिए बेंगलुरु के लोगों की पानी की प्यास बुझाने के लिए। तो फिर ना तमिलनाडु को इस प्रकार से खुश किया सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के वर्डिक्ट में। सुप्रीम कोर्ट को बोला कि हम ना कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का निर्माण कर रहे हैं। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक प्रकार से ना हमारे इस वर्डिक्ट को इंप्लीमेंट करने का काम करेगी, यही डिसाइड करेगी कि इस बार डिस्ट्रेस ईयर है, पानी कम है, तो पानी का शेयर कम होना चाहिए। तो ये पूरा मामला था। अब दिक्कत ये हुई, कर्नाटका के अनुसार ये डिस्ट्रेस ईयर है, हमारे पास पानी नहीं है देने के लिए। जो कावेरी रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कह रही है कि पानी रिलीज कर दीजिए तमिलनाडु को, कर्नाटक कह रहे हैं है ही नहीं हमारे पास देने के लिए, कहाँ से दे दें, अगर हम पानी दे देंगे तो हमारे यहाँ पे लोग बिल्कुल प्यासे हो जाएंगे, उनके पास पानी बचेगा ही नहीं। तो इस बात को लेके टेंशंस हैं। वैसे एक और पॉइंट है मेकेडाटू डैम प्रोजेक्ट, ये भी बोन ऑफ कंटेंशन है, लड़ाई की जड़ है। तमिलनाडु का ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है कर्नाटक सरकार के द्वारा बिना ऑथराइजेशन के, थ्रेट है हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट, और कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का उल्लंघन है। कुल मिला के देखो पूरे इशू पर ना ये कहा जा सकता है कि अभी तक की जो अप्रोच है ना आज़ाद भारत में, कि जिस भी रिवर के पानी के बंटवारे को लेकर डिस्प्यूट है उसको सोल्व करने के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बना दो, वो अप्रोच सफल साबित नहीं हुई है। ट्रिब्यूनल की बात मानते नहीं है राज्य, क्योंकि पॉलिटिक्स चलती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज वादा करती हैं कि हम पानी दिलवा देंगे सत्ता में आए तो इस प्रकार से ना बार बार राज्य सुप्रीम कोर्ट में जाते ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पे अभी इंटरवेंशन करने से मना कर दिया, फिर भी राज्य जाते हैं। दिक्कत देखो ये भी है, पानी कम है, क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे जैसे देखो शुगर केन और पैडी की खेती काफ़ी होती है, और ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, इनमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये जो क्रॉप पैटर्न है ना वो भी जिम्मेदार है इस क्राइसिस के लिए। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है कि 2017 में ना लोकसभा ने एक बिल अप्रूव किया था, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल। इस बिल में प्रोविजन ये किया गया था कि हर एक रिवर के लिए अलग से ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करने के बजाय एक परमानेंट ट्रिब्यूनल हो हमारे देश में, एक मीडिएशन कमेटी भी इस्टेब्लिश की जाए। बट बिल की इंप्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई है, मतलब ये बिल पास ही नहीं हुआ है अभी पार्लियामेंट से। उसके बाद 2019 में एक बार फिर से ये बिल आया, लेकिन पास नहीं हुआ है फाइनली। फिर ये कॉमन सी बातें हैं, जैसे वाटर को अच्छे से हार्वेस्ट करो,
इंटर स्टेट काउंसिल एंड जोनल काउंसिल से इनका इस्तेमाल करो डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। देखो पानी तो एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आगे भी डिस्प्यूट्स आती रहेंगी जैसे जैसे पानी की कमी हो रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग कानून की हमारे देश में आवश्यकता है। राज्यों के बीच में जो ये पानी को लेकर डिस्प्यूट सामने आती रहती हैं, इनका समाधान निकालने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, कावेरी वाटर रिवर डिस्प्यूट। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डायबिटीज़ यानी शुगर से संबंधित है। इंडिया देखो वर्ल्ड की ना डायबिटीज़ कैपिटल भी कहलाता है। ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जो टिक टिक कर रहा है। मतलब डायबिटीज़ के केसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे हमारे देश में अगर टाइम रहते स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया तो। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जून 2023 में ना एक स्टडी कंडक्ट की गई थी मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन, ICMR और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा मिलकर। इसमें यह कहा गया कि हमारे देश में 11.4% पॉपुलेशन यानी 10 करोड़ के आसपास जो लोग हैं ना अभी डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा 15.3% पॉपुलेशन हमारे देश की ऐसी है यानी 13.6 करोड़ जो अभी प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक मतलब ब्लड में जो शुगर लेवल है नॉर्मल से ज़्यादा है लेकिन इतना भी नहीं है कि अभी डायबिटीज़ में क्लासिफाई किया जा सके, यानी बीच की जो स्टेज होती है। WHO के अनुसार देखो मेजर रीजन ये है ज़्यादा लोगों के डायबिटीज़ होने का, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और बेवरेजेस बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जा रही हैं। जैसे देखो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोका कोला, पेप्सी, ये सब, इंस्टेंट नूडल्स, 2 मिनट में मैगी, कुकीज़, बिस्किट्स, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें लोग आज के समय में ना बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं जिनकी एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग होती है। इन फूड्स में ना ये सारी चीज़ें डाली जाती है, जैसे ना एडिटिव्स, स्वीटनर डाल दिया, फ्लेवर के लिए कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर के लिए कुछ डाल दिया, प्रिजर्वेटिव डाल दिया ताकि सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ किया जा सके, ज़्यादा दिन तक हमारा प्रोडक्ट चले और ख़राब ना हो, वेस्टेज ना हो। तो कंपनीज ना ये सब चीज़ें ऐड कर देती हैं और ये होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हुई है, नेचुरल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें डाल दी गई हैं। इन चीज़ों में ना कई बार बहुत ज़्यादा शुगर होता है, फैट काफ़ी ज़्यादा होता है, सोल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो रिस्की होता है इस प्रकार के फूड को कंज्यूम करना और इससे डायबिटीज़ के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लगातार इन चीज़ों को अगर कंज्यूम किया जाए तो। और देखो ओबिसिटी यानी मोटापा और डायबिटीज़ की वजह से ना हार्ट डिजीज़ और डेथ्स के केसेस काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। मैं आपको पूरा खेल समझाता हूँ। देखो जो ये शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोक, पेप्सी, ये सब, अब ना इनको कोई कंज्यूम नहीं करता। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत कम लोग इनको पीते हैं, तो वहाँ से तो इनका रेवेन्यू बहुत कम हो गया। तो ये कंपनीज ना, इस जैसी कंपनीज, अब इनको चाहिए पैसा। इनको लगता है कि इंडिया जैसे देश जहाँ पे जनता भोली भाली है, बढ़िया मार्केटिंग कैंपेन चलाएंगे और सेलिब्रिटी से ऐड करवाएंगे, हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे, और हो भी रहा है। अब ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे आलिया भट्ट, विद ग्रेट रिस्पेक्ट टू हर, लेकिन उनकी ये चीज़ देखिए, कपिल शर्मा शो में आई, उनको कॉफ़ी दी गई थी, उन्होंने पीने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि इसमें बहुत शुगर है, जबकि देखो वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की ऐड करती हैं, जैसे चॉकलेट्स हैं 5 स्टार। तो ये अनएथिकल है ना। एथिक्स में भी आप एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हो कि सेलिब्रिटीज ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की ऐड करते हैं जो वो कंज्यूम ही नहीं करते। तो ये पेप्सी जैसी कंपनीज ना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड वाली कंपनीज, करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं, पानी की तरह बहा देती हैं मार्केटिंग करवाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की। फिर बोलती हैं कि लोग जिम्मेदार हैं अपनी फूड चॉइसेस के लिए। लोग बेचारे क्या जिम्मेदार हैं? दिन रात उनको टीवी पे यही प्रोडक्ट दिखाते हो और बाद में वो लोग कंज्यूम करते हैं, तो लोग जिम्मेदार हैं इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए। बेचारे बच्चे अब कार्टून देखते हैं, अब कार्टून से वो ऐड करवाते हैं इस प्रोडक्ट्स की, तो बच्चे प्रभावित होते हैं, जिद करने लगते हैं माँ बाप से कि चिप्स लेके दो, कोल्ड ड्रिंक लेके दो। और हैरानी की बात यह है, जब सरकार ये मूवमेंट चलाती है ना अवेयरनेस के लिए, ईट राइट इनिशिएटिव, जिसमें जनता को अवेयर किया जाता है कि राइट चीज़ें कंज्यूम करिए, इस प्रकार की मूवमेंट्स में भी ये फूड कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं, खुद ही बेच रही हैं और खुद ही पार्टिसिपेट कर रही हैं कि हाँ हम भी लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। अरे भैया तुम बेचो ही ना यार, अवेयर वो अपने आप हो जाएंगे। जब सरकार कहती है कि हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे मार्केटिंग पे, जैसे देखो सिगरेट है, अब सिगरेट की मार्केटिंग नहीं होती, आपने देखा हो तो, जो चीज़ें नुकसानदायक है ना, जो सिन गुड्स होते हैं, उनकी मार्केटिंग सरकार नहीं होने देती। अल्कोहल है, लीकर की मार्केटिंग आप कभी देखते हो? नहीं देखते हो। तो कुछ लोग जब एक्सपर्ट्स क्वेश्चन उठाते हैं ना कि ये जो खराब चीज़ें हैं सेहत के लिए, इनकी मार्केटिंग पर भी रोक लगनी चाहिए, तो ये फूड प्रोसेसिंग वाली कंपनीज ना बोलने लगती हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रही है।
राइटर कहते हैं माना कुछ लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन नुकसान कितना हो रहा है वो आप देखिए। कितना हेल्थ पे खर्चा आ रहा है, कितनी लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, कितनी बीमारियां फैल रही है, वो चीज़ें देखो। तो राइटर कहते हैं लास्ट में ना अब सरकार को सख्त हो जाना चाहिए, ऑर्डिनेंस पास करना चाहिए और सरकार ना ये प्रोविज़न करे, ये कानून बनाए कि जो अनहेल्दी प्रोडक्ट है ना उस पर साफ साफ लिखा हो कि ये अनहेल्दी प्रोडक्ट हैं। सरकार डिफाइन करे क्या हेल्दी प्रोडक्ट हैं कौन से और कौन से अनहेल्दी हैं, और जो अनहेल्दी प्रोडक्ट्स हैं उनके लेबल पे साफ तौर पे मेंशन होना चाहिए अनहेल्दी। जैसे मुकेश होता है ना, मुकेश या महेश सिगरेट के पैकेट पे, वैसे ही जो अनहेल्दी फूड है मैगी वगैरह 2 मिनट मैगी, उसके पैकेट पे भी इस प्रकार से लिखा होना चाहिए मैगी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। लास्ट में एक पॉइंट देखो, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, मैक्सिको, ये देश जब एक्शन ले चुके हैं तो इंडिया क्यों नहीं एक्शन ले सकती? इंडिया क्यों नहीं फूड लेबलिंग को रेगुलेट कर सकती अच्छे से? क्यों नहीं फूड मार्केटिंग को अच्छे से रेगुलेट कर सकती? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 से संबंधित है। फिर से ये एक्ट सुर्खियों में है। न्यूज क्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट रेड पड़ी थी, केस दर्ज किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। देखो ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट 1967 में आया था। मेन मकसद है आतंकवाद, देश विरोधी जो गतिविधियां हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पे लगाम लगाना। लेकिन काफ़ी बार ना इस एक्ट का क्रिटिसिज्म होता है। हम बेसिक्स से जानते हैं ये एक्ट है क्या, क्यों क्रिटिसिज्म होता है। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा था। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, ये जो एक्ट है ना, इंडिया का मेन एंटी टेररिज्म लेजिस्लेशन है। जब इस एक्ट के तहत किसी के अगेंस्ट केस दर्ज किया जाता है तो आसानी से बेल नहीं मिलती। दिक्कत ये है कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे हैं इस एक्ट के अगेंस्ट। 2019 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 1948 लोगों के अगेंस्ट इस एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए। ये एक्ट ओरिजिनेट कब हुआ? 1967 में। शुरू में देखो इस एक्ट में टेररिज्म या फिर टेररिस्ट एक्ट ऐसा कोई वर्ड नहीं था। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक्ट आए, टाडा एक्ट, पोटा एक्ट, ये तो और भी ज़्यादा सख्त थे, स्ट्रिक्ट थे, लेकिन इनको अब रिपील किया जा चुका है। तो इसलिए सरकार ने बाद में अमेंडमेंट करके इस एक्ट में टेररिस्ट एक्ट वर्ड ऐड कर दिया ताकि टेररिज्म संबंधित जो एक्टिविटीज़ है ना उनको भी काउंटर किया जा सके इस एक्ट की सहायता से। शुरू में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए कोई एसोसिएशन बनी है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट था। अनलॉफुल एक्टिविटी मतलब कोई भी एक्शन लिया जाता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा या फिर एसोसिएशन के द्वारा देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या फिर सोवरेनिटी को वायलेट करने के लिए, ये मतलब है अनलॉफुल एक्टिविटी का। ये एक्ट देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कोई भी ऐसी एसोसिएशन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो अनलॉफुल है तो उसे बैन किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट के तहत ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर करके। पनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा है इस एक्ट के तहत। अगर केस दर्ज होता है और साबित भी हो जाता है आरोपी के खिलाफ केस, तो डेथ पेनल्टी हो सकती है, उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। दोनों इंडियन और फॉरेन नेशनल्स को भी चार्ज किया जा सकता है इस एक्ट के तहत। इवन देखो अगर क्राइम फॉरेन लैंड पर घटित हुआ है, इंडिया से बाहर कहीं घटित हुआ है, तो भी ऑफेंडर को उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे क्राइम इंडिया की धरती पर कमिट हुआ है। चार्जशीट की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मैक्सिमम 180 दिनों में चार्जशीट फाइल कर सकती है और चार्जशीट के टाइम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है कोर्ट को इन्फॉर्म करके। इसके अलावा 2004 में अमेंडमेंट करके सरकार ने इस एक्ट में जो ऑफेंसेस हैं उसमें टेररिस्ट एक्ट के ऑफेंस को भी ऐड कर दिया था। याद कीजिए आर्टिकल की शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना, पहले तो ये टाडा पोटा अलग से एक्ट थे टेररिस्ट एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए। जब वो एक्ट रिपील हो गए टाडा पोटा, तो सरकार ने सोचा कि ये जो एक्ट है ना पुराना, उसी में इस वर्ड को ऐड कर देते हैं ऑफेंसेस में। 2004 में सरकार ने ये कर दिया। 2019 में और भी अमेंडमेंट की गई। 2019 में जो अमेंडमेंट की गई, पहले देखो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया जा सकता था, किसी टेररिस्ट को, इंडिविजुअल को बैन करने का प्रोविजन नहीं था इस एक्ट में। लेकिन 2019 में अमेंडमेंट करके इंडिविजुअल्स को भी बैन करने का प्रोविजन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 2019 के अमेंडमेंट में डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पावर्स दी गई। वो अप्रूवल दे सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर किसी आरोपी की प्रॉपर्टी को सीज करना है
तो उसके लिए अप्रूवल दिया जा सकता है एनआईए के डीजी के द्वारा। एक्ट इंपावर करता है एनआईए को कि एनआईए का इंस्पेक्टर या फिर उससे बड़े पद का कोई पदाधिकारी जो है, नहीं पदाधिकारी नहीं कहेंगे, ऑफिसर्स कहेंगे, इंस्पेक्टर या फिर उससे बड़े कद का कोई ऑफिसर है वो टेररिज्म संबंधित केस की जांच कर सकता है। इसके अलावा देखो प्रोविजन ये भी है इस एक्ट में कि किसी इंडिविजुअल की पर्सनल या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के एजेंसीज के साथ शेयर की जा सकती हैं। वो लोग जो टेररिज्म से कनेक्टेड हैं उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है। टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन किया जाता है इस एक्ट में। इंडिया जिन 9 ट्रीटीज को इंडिया ने साइन किया है, उन 9 ट्रीटीज में जिस प्रकार से टेररिज्म को डिफाइन किया गया है वो टेररिस्ट एक्ट होगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। जो इस एक्ट के तहत केस दर्ज होते हैं उनको देखो उनका ट्रायल चलता है स्पेशल कोर्ट्स में। तो इस प्रकार से हमने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डिस्कस कर लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के। अब कुछ इश्यूज हैं जिनको आप जान लीजिए। फंडामेंटल राइट को कर्व करता है ये एक्ट, क्योंकि देखो बेल मिलना तो अधिकार है ना, जब तक कि कोई किसी पर्सन पर आरोप साबित नहीं हो जाते तो वो इनोसेंट है। लेकिन इस एक्ट के तहत जब केस दर्ज होता है तो बेल आसानी से मिलती नहीं। एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत स्वीकार नहीं की जाती कोर्ट के द्वारा, और 180 दिनों का टाइम है चार्जशीट फाइल करने के लिए, तो टाइम काफी ज्यादा है। उसके बाद भी टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है, तो आसानी से बेल नहीं मिलती। नेक्स्ट है एम्बिगुअस डेफिनेशंस। टेररिज्म संबंधित वर्ड्स की जो डेफिनेशन है वेग है, हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था इससे संबंधित। गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर्स मिल जाती हैं इस एक्ट के तहत, और गवर्नमेंट अनाप शनाप केस दर्ज कर लेती है, और बाद में कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। ट्रायल जो है वो चलते रहते हैं, जल्दी से मामले जो हैं वो डिस्पोज नहीं होते इस एक्ट से संबंधित जब केस दर्ज होता है। ये फेडरल स्पिरिट के अगेंस्ट है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज केस दर्ज करती हैं, तो ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। कई बार डिसेंटिंग वॉइसेस यानी सरकार के खिलाफ जो आवाजें हैं उन्हें दबाने के लिए सरकार इस एक्ट का सहारा लेती है। तो ये सारे इश्यूज हैं। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, ये पॉइंट्स वे फॉरवर्ड में दिए जा सकते हैं। मिसयूज को रोकने के लिए प्रोविजन करने होंगे। यहां पे देखिए, गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि इस लॉ का मिसयूज ना किया जाए। सोशल एक्टिविस्ट को परेशान करने के लिए इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट होना चाहिए। मतलब वास्तव में टेररिज्म संबंधित एक्ट्स को रोकने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, और बाद में अगर कोई आरोपी जिसका इस एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता गया है वो बाद में बरी हो जाता है, तो उसको कंपनसेशन भी मिलनी चाहिए। और अगर झूठी कंप्लेंट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जिसने झूठी कंप्लेंट की है। जुडिशरी का रोल भी इंपॉर्टेंट है इस एक्ट के मिसयूज को रोकने में। जुडिशरी हर एक केस को ध्यान से देखे, और अगर बेल दी जा सकती है तो बेल दी जाए। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन यूएपीए से संबंधित है। 2019 में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। उसके बाद ये इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट से संबंधित क्वेश्चन है। ये यूपीएससी ने 2013 में पूछा था। दोनों क्वेश्चंस यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। वेबसाइट पे जाके आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये प्री का क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा गया था। कावेरी जो बेसिन है उसमें कौन से नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व आते हैं? आंसर आप स्लाइड पे देख ही सकते हो। सी आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।